हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों। और जो कि कैंट एरिया, जो आर्मी के जो कैंट एरियाज हैं उन पे बेस्ड है। तो उसमें मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन कुछ डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा, अच्छी अच्छी वीडियोज़। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। ब्रिटिश छावनियों का निर्माण। जो ब्रिटिश लोगों के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो छावनी छावनी कैंट एरिया को छावनी बोला जाता है। छावनियों का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, इसमें पूरे डिटेल में दिया गया है। पूरे अपने इंडिया में, पूरे देश में मौजूदा समय में 62 कैंट एरिया हैं, छावनी एरिया 62 हैं दोस्तों, जो कि केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये छावनियाँ आती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज इक्वल टू रक्षा मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ये। तो कुछ लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आता है, और बाकी जो आईटीबीपी है, अदर फोर्सेज है, वो सब पैरामिलिट्री में आती हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। बट वो पैरामिलिट्री के अलग से उनके रूल्स एंड पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग अलाउंसेस होते हैं दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश में 7 कैंट एरिया हैं, जिसमें ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। जिन तीनों सातों को, जो 7 कैंट एरिया हैं हिमाचल में, ये सारे के सारे ब्रिटिश टाइम पे एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो वो जितनी भी छावनियाँ हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे डिस्कस, कि ये जो 7 कैंट एरिया हैं कहाँ कहाँ पे हैं, कब ये इनको एस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ पूरा डिटेल में डिस्कस होगा दोस्तों। बिल्कुल एंड तक ये वीडियो देखिएगा, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि कितने कैंट एरिया हिमाचल में हैं, कब एस्टेब्लिश हुए थे, किस किस टाइम पे एस्टेब्लिश हुए थे। उनके पूरे ईयर्स भी साथ में दे रखे हैं। तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा दोस्तों वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैंट एरिया जो है सुबाथू। सुबाथू कई लोगों को पता होगा कि सोलन में है, सोलन जिला में है। और ये 1814 से 15 ईस्वी में गोरखाओं की सैनिक छावनी है। ये 1814 और 15 में जो है गोरखा लोग जो है, गोरखाओं की कैंट एरिया था ये गोरखा लोगों का। यहाँ पे मलौन किला है। यहाँ पे एक मलौन किले में गोरखा हार के बाद ब्रिटिशरों ने मई 1815 ईस्वी में सुबाथू में छावनी की स्थापना की। गोरखा हार के बाद, मलौन किले में गोरखा हार के बाद जो है ब्रिटिशरों ने 1815 में सुबाथू में छावनी की स्थापना की थी। यह पराजित गोरखा सैनिकों से मिलकर बनाई गई नसीरी रेजिमेंट थी। दोस्तों ये जो सुबाथू कैंटेरिया है, यहाँ इसकी रेजिमेंट का क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है कि जो गोरखा रेजिमेंट है उसको एक और रेजिमेंट के नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम है नसीरी रेजिमेंट। तो ये एज इट इज़ आ जाता है क्वेश्चन दोस्तों इसमें एग्जाम्स में। नेक्स्ट, यह पराजित गोरखा सैनिकों से मिलकर बनाई गई नसीरी रेजिमेंट थी। हिंदुस्तान तिब्बत जो रोड है 1850 ईस्वी से पूर्व, इस छावनी का बहुत महत्व था। पूर्वी छावनी का बहुत महत्व। और जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है दोस्तों 1850 में बनाया गया था, उससे पहले इस कैंट एरिया का बहुत ज़्यादा महत्व था। इसमें क्या था कि लेफ्टिनेंट रॉस, एक लेफ्टिनेंट थे उस टाइम पे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट रॉस, को इस क्षेत्र में राजनीतिक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था एज अ कमांडेंट। पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडर बोल लिया जाए, या फिर कमांडरी रख लो उस सेना का, उनकी रेजिमेंट का। कैनेडी शिमला जाने से पूर्व सुबाथू में रहे। मेजर कैनेडी एक शख्स थे, मेजर कैनेडी, जो शिमला जाने से पहले जो है सुबाथू में स्टे किया था उन लोगों ने। और विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में यात्रा के लिए सुबाथू आए थे। तो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे,
जिन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया था 1828 में, वो भी सुबाथु में रहे हैं 1829 ईस्वी में। दोस्तों ये चीज़ हमें क्लियर हुई कि सुबाथु रेजिमेंट, सुबाथु में जो है गोरखा रेजिमेंट है, सबसे पहले गोरखा रेजिमेंट थी, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और 1814-15 में गोरखाओं की आर्मी कैंटेरिया था ये। तो यहाँ पे इसको सुबाथु की जो रेजिमेंट है उसे दूसरा नाम बोला जाता है नसीरी रेजिमेंट, और यहाँ का कमांडर कौन था? लेफ्टिनेंट रॉस। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों आपको क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कसौली। कसौली में भी एक कैंटेरिया है, डगशाई बोला जाता है उसको, डगशाई जगह पे है वो। सोलन जिला में स्थित कसौली ब्रिटिशरों द्वारा हिमाचल में स्थापित दूसरी है। जो ब्रिटिशरों ने दोस्तों सोलन में, सॉरी मैंने डगशाई नाम गलत बोल दिया, डगशाई अलग है, कसौली अलग है। तो कसौली जो है सोलन में है, ब्रिटिशरों ने ये दूसरी छावनी स्थापित की थी सोलन में। ये 1842 ईस्वी में एस्टेब्लिश करी गई थी। पहले पूर्व में यहाँ पर गोरखों का किला था, जिसका प्रयोग गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान हुआ था। तो कसौली की जो कैंटेरिया है वहाँ पे पहले गोरखाओं का किला होता था, जिसका प्रयोग जो है एंग्लो गोरखा वॉर के टाइम हुआ था। लेकिन कसौली का नाम कसौल गांव के ऊपर पड़ा था। अच्छा, कसौली का जो नाम पड़ा है वहाँ पे कसौल गांव है, उसके नाम पे पड़ा था सोलन में। कसौली के सैनिक 1857 में खजाना लूटकर जतोग की नसीरी बटालियन से जा मिले थे। कसौली की जो कैंटेरिया में जो सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, 1857 में खजाना लूटकर जो है जतोग एक कैंटेरिया है शिमला में, वहाँ की नसीरी बटालियन में जा मिले थे कसौली के सैनिक। दोस्तों ये थी दूसरी कैंटेरिया जो है सोलन का। अब थर्ड कैंटेरिया देखा जाए तो सोलन में डगशाई है, बट उससे पहले हम जतोग कर लेते हैं। जतोग कैंटेरिया जो है शिमला में स्थित है, 1843 में ब्रिटिशरों द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई थी 1843 में। ब्रिटिश सैनिकों ने 1814-15 में गोरखा युद्ध में इस पर कब्जा कर गोरखा रेजिमेंट का निर्माण किया और बाद में 43 में इस छावनी बनाया गया। 1843 में ब्रिटिशर्स द्वारा क्या किया गया था कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था जतोग कैंटेरिया को, और जो ब्रिटिश जो सोल्जर थे 1814 ईस्वी में गोरखा युद्ध में इस पर कब्जा कर, ब्रिटिशरों ने 1814-15 में गोरखा युद्ध के दौरान इस पर कब्जा कर दिया था जतोग छावनी पे, और उन्होंने 1843 में फिर इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया अलग से कैंटेरिया। सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में 1857 में जतोग की नसीरी बटालियन ने विद्रोह कर किया था। जो 1857 में जतोग की नसीरी बटालियन है उसने विद्रोह किया था, लेकिन उस टाइम पे सूबेदार कौन थे वहाँ के? उस बटालियन के सूबेदार भीम सिंह। नेक्स्ट दोस्तों चौथी छावनी के बारे में डिस्कस करते हैं। डगशाई जो सोलन जिले में है, NH-22 पर स्थित 6078 फीट ऊंची है। गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान गोरखा किला था। यहाँ पे जो है गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान गोरखा किला था ये। लेकिन डगशाई छावनी की स्थापना 1847 ईस्वी में, डगशाई कैंटेरिया जो बना था 1847 ईस्वी में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह से 5 गांव को हासिल करके की गई थी। जो डगशाई कैंटेरिया है इसके एस्टेब्लिशमेंट के पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह पटियाला के, उनसे 5 गांव हासिल किए गए थे और फिर उनको क्लब करके एक कैंटेरिया बनाया गया 1847 में। यहाँ मुगल काल में कैदियों को रखा जाता था। दोस्तों यहाँ पे मुगल काल में कैदियों को रखा जाता था। इसका नामकरण दागेशाही रॉयल स्टैम्प से हुआ। दागेशाही रॉयल स्टैम्प होती थी अंग्रेजों के टाइम पे, तो दागेशाही के नाम पे फिर इसका नाम रख दिया गया डगशाई। यहाँ पर 1849 में एक केंद्रीय सेंट्रल जेल भी स्थापित की गई है डगशाई में। 1849 में सेंट्रल जेल
कामा गाटा मारू के 4 स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ फांसी पर चढ़ाया गया था। एक पर्सनैलिटी थी कामा गाटा मारू के 4 स्वतंत्रता सेनानी, जो है सोशल इंडिपेंडेंट इनको स्वतंत्रता सेनानियों को फ्रीडम फाइटर भी बोला जाता है दोस्तों। तो उनको फांसी पर चढ़ाया गया था। कामागाटा मारू के 4 फ्रीडम फाइटर थे। 1920 में आयरिश सैनिकों ने यहाँ विद्रोह किया। ठीक है। इन 1920 आयरिश सोल्जर्स ने यहाँ पे विद्रोह किया था। कहाँ पे? डगशाई में। ठीक है दोस्तों, डगशाई का क्लियर हुआ आपको कि ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और इसका नाम जो है रॉयल स्टैम्प दागेशाही के नाम पे पड़ा था। और ये 5 गांव को हासिल किया गया था महाराजा पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह से, और 1847 में इसे एस्टेब्लिश करा गया था। यहाँ पे 1849 में सेंट्रल जेल भी एस्टेब्लिश करी गई थी और कामागाटा मारू के 4 स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ फांसी पर चढ़ाया गया। दोस्तों देखिए कितने क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से हमें मिला। कम से कम 8-10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर इसका एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी हाइट पे है, कितनी हाइट पे है ये तो 6078 फीट ऊंचाई पे है। नेक्स्ट कैंटेरिया है बकलो। बकलो जो है चंबा में है और 1866 में बनाई गई थी ये बकलो कैंटेरिया। और यह श्रेणी 4 की छावनी थी। ये कैटेगरी 4 का कैंटेरिया है ये। यह गोरखा सैनिकों की छावनी थी दोस्तों। गोरखा मैक्सिमम छावनियाँ जो हैं गोरखाओं की ही थी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बकलो के बारे में आपको पता चल गया कि चंबा जिले में 1866 में बनाई गई थी। नेक्स्ट जो है डलहौजी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में। डलहौजी में एक कैंटेरिया है तो इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में करी थी। यहाँ की छावनी 1867 में हुई थी। इस छावनी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1867 में हुई थी। चंबा रियासत के राजा श्री सिंह ने 1857 में विद्रोह में ब्रिटिशरों की सहायता के लिए अपने सैनिक डलहौजी भेजे थे। चंबा रियासत के राजा श्री सिंह, तो चंबा प्रिंसली स्टेट के राजा श्री सिंह ने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशरों की सहायता करी थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों कि 1857 के रिवोल्ट में चंबा के कौन से राजा थे जिन्होंने ब्रिटिशरों की सहायता के लिए अपने सोल्जर्स को डलहौजी भेजा? तो उसका आंसर है श्री सिंह, राजा श्री सिंह। दूसरा कि चंबा के रियासत के राजा श्री सिंह ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशरों की सहायता के लिए अपने सैनिक भेजे थे। कहाँ? तो इसका आंसर आएगा डलहौजी कैंटेरिया में। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन अपने क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट योलकेंट कांगड़ा। योलकेंट जो है कांगड़ा में है, कैंटेरिया है ये भी। तो ये 1849 में ब्रिटिश सेना को स्थापित किया गया था 1849 में, परंतु इसे छावनी का दर्जा 1942 ईस्वी को प्राप्त हुआ। बट ये जो योलकेंट है, योल पहले ये जो योल नॉर्मल एक जगह थी और 1849 में ये ब्रिटिश आर्मी को स्थापित कर दी गई थी। लेकिन इसको कैंटेरिया का जो दर्जा मिला है 1942 ईस्वी को मिला है। 1942 से पहले ये नॉर्मल एक जगह थी, कैंटेरिया नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित अधिकतर छावनियाँ जो हैं गोरखाओं की हैं। गोरखाओं की अधिकतर छावनियाँ हैं यहाँ पे दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा इस्तेमाल करते किलो में बनी है। सॉरी, मैं एक बार दोबारा रीड करता हूँ इसको। ब्रिटिश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित अधिकतर छावनियाँ गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान गोरखों द्वारा इस्तेमाल किए गए किलों में हुई हैं। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो हिमाचल में स्थापित जितनी भी छावनियाँ हैं गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान गोरखों द्वारा इस्तेमाल किए गए किलों में हुई हैं। तो इसमें मैक्सिमम छावनियाँ जो हैं गोरखाओं के द्वारा ही इस्तेमाल की गई हैं। इसीलिए बोलते थे कि यहाँ पे गोरखाओं का युद्ध हुआ था, गोरखा रेजिमेंट एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है दोस्तों, अधिकतर सैनिक छावनियों का निर्माण गोरखा सैनिकों में हुआ। अधिकतर जो सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा कैंटेरिया हैं जो है गोरखाओं ज़्यादा से ज़्यादा कैंटेरिया जो हैं जो कैंटेरिया हैं उनका निर्माण गोरखा सैनिकों से ही हुआ है। और जो 1814 से 15 के गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान नेपाल नहीं गए। जो गोरखा सैनिक थे 1814 और से 15 ईस्वी में गोरखा सैनिक जो है हारे थे। तो गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान
हारने के बाद कुछ गोरखा सैनिक जो हैं नेपाल नहीं गए थे, बाकी कुछ लोग चले गए थे, लेकिन कुछ जो सैनिक थे वो यहीं रहे थे, इन्हीं छावनियों में कुछ एस्टेब्लिश थे और यहीं पे रहे थे। वो नहीं, नेपाल नहीं जाया गया उन लोगों से। तो बोलने का भाव ये है कि मैक्सिमम जो कैंटेरिया हैं गोरखा सैनिकों से ही बनाए हुए हैं, उनके यूज़ करे हुए हैं कैंटेरियाज। तो फिर ये दोस्तों यहाँ तक हमारी छावनियाँ कंप्लीट होती हैं, और ये 7 छावनियाँ मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। अभी इसका हम एक छोटा सा शॉर्टकट देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें ये याद रहे। तो सबसे पहले एक शॉर्टकट है कि सोलन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा छावनियाँ हैं। अब सोलन में कितनी छावनियाँ? सुबाथू, कसौली, डगशाई, ये 3 तो सोलन में आ गई। अब बाकी जो रेस्ट हैं वो एक एक हैं। शिमला में एक है, जतोग है, चंबा के डलहौजी में है, चंबा में भी 2 छावनियाँ हैं, डलहौजी और बकलो, और एक कांगड़ा में। तो हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं दोस्तों इसका कि शिमला में 3 हैं, चंबा में 2, एक कांगड़ा और एक शिमला। अब सोलन में 3 हैं, तो सोलन में 3 कौन कौन सी हैं? सुबाथू, कसौली, डगशाई। सुबाथू, कसौली, डगशाई, चंबा में बकलो, डलहौजी, और शिमला में जतोग, कांगड़ा में योल। और जो योल कैंट है वो पहले से कैंट नहीं था, वो 1942 के बाद जो कैंट एरिया घोषित हुआ है दोस्तों। तो ये वीडियो थी छावनियों के बारे में। नेक्स्ट एक और पॉइंट है अच्छा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि पहाड़ी राज्यों के प्रति अंग्रेजों की प्रशासनिक नीति। अंग्रेजों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी था वो क्या था कि एंग्लो गोरखा वॉर 1815 में गोरखों को अधीनस्थ रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई थी। जो 1815 में युद्ध हुआ था एंग्लो गोरखा वॉर, तो उसमें गोरखाओं के अधीन जो भी रियासतें थी वो सब अंग्रेजों के पास चली गई। इसी प्रकार जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1846 के बाद जो रियासतें गोरखाओं की थी, वो जो सिखों के अधिकार में थी वो सभी अंग्रेजों के पास चली गई। एंग्लो सिख वॉर, जैसे एंग्लो गोरखा में गोरखाओं की रियासत अंग्रेजों के पास चली गई, वैसे एंग्लो सिख वॉर में अंग्रेजों के सिखों के पास जो रियासतें थी वो अंग्रेजों के पास चली गई। तो पहाड़ी राज्यों के प्रति अंग्रेजों ने 1815 ईस्वी के पश्चात कुछ नीतियां अपनाई थी। फिर अंग्रेजों का मतलब जो ब्रिटिश आर्मी है उन्होंने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया इन रियासतों पे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये छावनियाँ हम लोग डिस्कस करनी थी मैंने आप लोगों से, बिकॉज इन पे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों कि ये इनमें से कोई भी छावनी का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुई है, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश की गई है, किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, और किसके बीच में यहाँ पे युद्ध हुए थे। तो यहाँ से 2 चीज़ें क्लियर होती हैं कि मैक्सिमम छावनी जो है गोरखाओं के द्वारा यूज़ करी गई हैं। 1814-15 में गोरखा लोग जो है हारे थे अंग्रेजों से, तो वो हारने के बाद कुछ लोग चले गए नेपाल और कुछ लोग यहीं बचे। तो कुछ लोग जो आसपास बचे थे उन लोगों को अंग्रेजों ने यूज़ करा एज अ क्लास 4। उनसे छोटे लेवल का काम करवाते थे अंग्रेज लोग उनसे, और मैक्सिमम जो रियासतें थी वो अंग्रेजों ने अपने अधीन कर रखी थी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ मैं कि आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करके बेटर है कि आप 10 चीज़ों को पढ़ के एक चीज़ को 10 बार पढ़ो तो वो आपको ज़्यादा क्लियर होगी दोस्तों। ये मेरा भी यही रूल होता है कि आप 10 चीज़ों को एक बार ना पढ़ के एक चीज़ को 10 बार पढ़ो। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, एंड उसका रिवीजन आपको बार बार करना भी नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रिमाइंड हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा अच्छी दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अपने आगे फ्रेंड्स में प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। आपका जो कोई ऐसा फ्रेंड है जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हो, क्या पता किसके लिए बेनिफिशियल हो जाए। कोई ऐसा बंदा जो है अपकमिंग, जैसे एग्ज़ाम आने वाला है हाई कोर्ट का, तो ये HPGK में जो HPGK का मोस्टली पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कुछ लोगों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो
मैं कट शॉर्ट में वीडियो को एंड करते हुए आपसे यही बोलूँगा दोस्तों कि इनको जो जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उनको प्लीज़ देखिएगा पेशेंसली। आपको मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए आपका पेशेंसली बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे एक ही चीज़ मैं आपसे यही चीज़ चाहूँगा इन रिवर्ट में कि प्लीज़ मेरे चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं। जितना ये चैनल बढ़ेगा उतना फ़ायदा होगा लोगों को, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स ही देखेंगे, बाकी भी लोग भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को अपना नॉलेज बढ़ाना नहीं है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं चाहता कि उसका नॉलेज नहीं बढ़े। नॉलेज हर किसी का बढ़ेगा अगर वो ये वीडियो देखेगा, ये वीडियो देखे या कोई और देखे, लेकिन देखो ज़रूर। और जनरल अवेयरनेस तो मैं बोलता हूँ दोस्तों बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के टाइम का बहुत ही अच्छा है। अगर मान लो आपको कहीं डिस्कशन में भी बैठना हो तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन करने के लिए आपका ज्ञान बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है। तो उस पार्ट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, किसी ने बनाई हुई है। जिसने जीके बनाई है ना, उस बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी कि आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स टॉपिक्स लेके आऊँगा मैं बढ़िया बढ़िया। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।